नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैरियर एज. We in our first lecture we explored the Constitution of India, historical background, its key features. So now it's time to move one step deeper into Indian polity power lecture 2. So in this lecture we will discuss British Crown. In earlier lecture 1 we discussed Diwani rights and रूल ऑफ कंपनी का रूल कब से कब था? 1773 टू 1853. अब यहाँ पे 1853 के बाद जो 1858 एंड फर्दर होगा दैट इज कम्स अंडर ब्रिटिश क्राउन. सो अर्लियर कंपनी रूल, नाउ ब्रिटिश क्राउन. तो ये हमें डिटेल में यहाँ पे जो भी एक्ट्स इसके अंदर होंगे, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सेकंड पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इवोल्यूशन कैसे हुआ. तीसरा इंटरिम गवर्नमेंट एंड कैबिनेट मिशन प्लान, मेजर एंड माइनर कमेटी, ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ड्राफ्ट किया गया और कितने मेंबर्स थे उसके अंदर, और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप क्या था उसके बारे में देखेंगे. उसके बाद लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स देखेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा. तो यहाँ से हम अपना सेकेंड लेक्चर पॉलिटी पावर सीरीज का शुरू करते हैं. तो टॉपिक है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि हमने पिछले लेक्चर में दीवानी राइट्स और उसके अलावा कंपनी रूल के बारे में डिटेल में देखा था. तो नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसको हम लोग सबसे पहले, ये तो ब्रिटिश क्राउन के अंदर बिलोंग करता है, ब्रिटिश क्राउन. और सबसे बड़ा बात यहाँ पे इस एक्ट के बारे में है कि एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस नाम से जाना जाता है, गुड गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है. तो याद यहाँ पे ये रखना है हमें कि जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं डिटेल में कि किस तरह से एक्ट्स बनाए गए क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा या फर्दर एक्ट्स बनाए जाएंगे. तो हम लोग यहाँ पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से सबसे पहला पॉइंट यही है, गुड गवर्नेंस. दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट को क्या कर दिया गया, वायसराय ऑफ इंडिया. मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे वही वायसराय ऑफ इंडिया होंगे. और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग. तो याद रखना है लॉर्ड कैनिंग. तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो एबॉलिश किया गया है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल. याद होगा जब हम लोग पीछे फर्स्ट लेक्चर में पढ़े होंगे तो वहाँ पे कंपनी कॉमर्शियल पर्पस के लिए बनाया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल. कौन से एक्ट में? तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में. उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया. नेक्स्ट पॉइंट है न्यू एक ऑफिस बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि कहाँ पे रहेगा, तो इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स होंगे. और इसके बाद जो 15 मेंबर्स जो काउंसिल ऑफ इंडिया में रहेंगे वो इसको असिस्ट करेंगे. किसको? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को. उसके बाद जो पहले हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राइट्स और कंपनी रूल था, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट रूल बोलते थे क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल नहीं कर रही थी. तो अब शिफ्ट हो गया फ्रॉम इनडायरेक्ट रूल टू डायरेक्ट रूल. मीन्स अब ये लोग डायरेक्ट रूल यहाँ पे करेंगे. याद रखना है यहाँ पे. तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोला जाता है कि 1858 के पहले एरा ऑफ एक्सपेंशन, अब क्या किया जा रहा है, एरा ऑफ कंसोलिडेशन. तो कंसोलिडेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? तो 1858 एक्ट से. तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है. 3 यूनिवर्सिटी बनाया गया था. 3 यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बोला गया था. तो कहाँ पे? तो बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल. तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है. नेक्स्ट इसके बाद काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट
1861। इसके अंदर क्या था, फर्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडियंस को अलाउ किया गया कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ना कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं किया गया था बल्कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में किया गया था। 3 मेंबर्स को, एक थे महाराजा ऑफ पटियाला, दूसरा बनारस के थे, राजा ऑफ बनारस, और तीसरा सर दिनकर राव। तो याद रखना है कि 3 मेंबर यहाँ पे इंडियंस को अलाउ किया गया था। दूसरा पॉइंट है इसमें कि हमने पीछे पढ़ा था एक्ट में कि बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के साथ क्या किया गया था, क्या उसको सबऑर्डिनेट कर दिया गया था। तो यहाँ से फिर से लेजिस्लेटिव पावर दे दिया, किसको, लेजिस्लेटिव पावर रिस्टोर्ड टू बॉम्बे एंड मद्रास। तो ये यहाँ पे सेकंड पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट। तीसरा एक पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा हुआ है। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इसी एक्ट के तहत। उसके बाद ऑर्डिनेंस इशू करने का भी प्रावधान शुरू किया गया यहाँ पे, कि ऑर्डिनेंस हमने आफ्टर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान है कि ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के द्वारा जारी किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो उस टाइम से ही ये दिया गया ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 6 मंथ के लिए, किसको, तो वायसराय को। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें बजट के बारे में कोई कंट्रोल नहीं था। जैसे जैसे हम लोग आगे एक्ट में पढ़ेंगे तो समझ में आता जाएगा कि किस तरह से बजट के बारे में, या वोटिंग राइट्स है या सेपरेट इलेक्टोरेट है, वो सारा कुछ मेंशन किया गया था। तो बजट पे नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल या बजट के बारे में कोई डिस्कस यहाँ पे नहीं हुआ था। तो दैट इज़ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट इसी कड़ी में काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892। इसमें मेनली 2 प्रोविजंस हैं। एक है हमारा कि जो नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर है, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो पहले 3 था उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, रेंज है 10 to 16, यानी कि 16 मेंबर्स मैक्सिमम रह सकता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मेजोरिटी नहीं रहेगा इनके पास। तो ये यहाँ पे याद रखना है। सेकेंड पॉइंट है, अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे बजट के बारे में कोई मेंशन नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट हमारा जो एक्ट है यहाँ पे कि इसमें बस बजट के बारे में डिस्कस करना शुरू किया जाएगा, डिस्कसिंग बजट। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे डिस्कस बजट के बारे में बोला गया है, जो कि एक लेजिस्लेटिव पावर के रूप में आता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो यानी कि लेजिस्लेटिव पावर को इंक्रीज कर दिया गया डिस्कसिंग बजट के रूप में, ठीक है। तो दैट इज़ द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। तो याद रखना है ये कब का है, 1909 का है। इसके अंदर क्या है, मॉर्ले मिंटो का क्या मतलब है यहाँ पे, मॉर्ले जो उस टाइम पे थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो कौन थे, वायसराय ऑफ इंडिया। तो इसलिए यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो मॉर्ले, और मिंटो जो थे वो वायसराय ऑफ इंडिया, इसलिए इसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 भी कहते हैं। इसके अंदर क्या किया गया, सबसे पहला जो साइज़ था अभी हम लोग देखा वहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव मेंबर का, उसका कितना कर दिया गया, 16 to 60 अराउंड। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। इसलिए हम लोग वायसराय ऑफ इंडिया जो मिंटो हैं उसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट, किसको बोलते हैं, तो वायसराय ऑफ इंडिया दैट इज मिंटो। तो याद रखना ये थर्ड पॉइंट बजट के बारे में था पहले क्या कि कंट्रोल नहीं था, उसके बाद डिस्कसिंग करने के बाद बारे में बात हुआ नाउ कि अब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ठीक है। तो मतलब बजट में
वो दिया गया मोर पावर। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट कि फर्स्ट टाइम इंडियंस को अपॉइंट किया गया कहाँ पे, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। कहाँ पे, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। कौन थे मेंबर इसमें, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो याद रखना है, यही पूछा जाता है कि फर्स्ट मेंबर इंडियंस कौन थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किए गए, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट रूप से कंडक्ट किया जाएगा। तो ये मेनली इसमें 1909 जो मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें मेनली सेकंड नंबर पॉइंट पूछा जाता है। दूसरा है आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और फर्स्ट इंडियन कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये कब आया था, तो 1919 में आया था। कब आया था ये, 1919। तो अब इसमें क्या है, इसमें कौन थे, मॉन्टेस्क्यू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होंगे, और चेम्सफोर्ड कौन थे, तो वायसराय ऑफ इंडिया। अब इसमें से काफ़ी प्रोविजंस के बारे में पूछा जाता है कि क्या क्या इसमें इंट्रोडक्शन हुआ था क्या। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डायरकी इन प्रोविंस लाया गया था। डायरकी इन प्रोविंस, डायरकी मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मतलब कुछ सब्जेक्ट है वो ट्रांसफर्ड होंगे और कुछ है रिजर्व रहेंगे, किसके पास, गवर्नमेंट के पास। तो जनरली ट्रांसफर सब्जेक्ट किसको दिया गया था, तो इंडियंस को दिया गया था, रिजर्व अपने पास उनका कंट्रोल रखा गया था। सेकंड पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वोटिंग का अधिकार, ये सभी लोगों को नहीं था, सभी लोगों को नहीं था, लिमिटेड था। जो रिच होंगे, जो अपर क्लास के लोग होंगे, उनको कुछ कुछ लोगों को दिया गया था। नेक्स्ट है सेपरेट इलेक्टोरेट, ऊपर हमने देखा था अभी किसमें, 1909 में, कि मुस्लिम्स को दिया गया। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया किसको, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस। तो याद रखना है कि इन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस्टेब्लिशमेंट किया जाना चाहिए किसका, पब्लिक सर्विस कमीशन का। ये भी न्यू एक्ट, इसी एक्ट के थ्रू आया था, जो कि कब बना था, बाद में ली कमीशन बनता है कब, 1926 में। लेकिन प्रोविजंस किसका है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो प्रोविंशियल बजट था, प्रोविंशियल पहले क्या था, हमने क्या क्या देखा, तो पहले 1909 में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, 1892 में सिर्फ डिस्कस किया जा सकता है, 1861 में सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में कोई कंट्रोल नहीं था। तो अब यहाँ पे क्या किया गया, प्रोविंशियल बजट को सेपरेट किया गया, किससे, सेपरेट फ्रॉम सेंट्रल बजट, सेंट्रल बजट से इसको सेपरेट कर दिया गया। तो ये मेनली यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है किसके बारे में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके बाद एक पॉइंट और है कि बोला गया था कि 10 ईयर्स के बाद इसका रिव्यू किया जाएगा, जो कि आगे हम लोग देखते हैं कि साइमन कमीशन बनता है और रिपोर्ट तैयार करता है, तो वो इसके बाद 10 साल के बाद रिव्यू करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पे आता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया किसके बारे में, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट होता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब यहाँ पे किस एक्ट से बनता है, तो 1935 एक्ट। दूसरा प्रोविज़न है कि जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, वो भी किससे बनता है, तो इसी एक्ट के थ्रू बनता है, कब, 1937 में इस्टेब्लिशमेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग फेडरल लिस्ट पढ़ते हैं, फेडरल लिस्ट,
जिसमें कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके किसके बीच में, 3 लिस्ट तैयार होता है, 3 लिस्ट यहाँ पे बनता है किसके किसके बीच में। तो नंबर 1 एक होता है फेडरल लिस्ट, एक होता है प्रोविंस लिस्ट, और थर्ड है हमारा कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट, फेडरल लिस्ट को अभी हम लोग यूनियन लिस्ट के नाम से जानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इसको स्टेट लिस्ट के नाम से जानते हैं, और ये तो सेम है। तो ये फेडरल लिस्ट जो बना है ये भी इसी प्रोविजंस के थ्रू लाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डायरकी इन प्रोविंस था 1919 एक्ट में, उसको समाप्त कर दिया जाता है। और कहाँ पे लाया जाता है इसको, डायरकी इन प्रोविंस को समाप्त करके सेंट्रल लेवल पे लाया जाता है, सेंट्रल लेवल पे लाया जाता है। तो याद यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें छूट गया था 1919 वाले एक्ट में, बोल सकते हैं कि जो बाइकैमरलिज्म है, बाइकैमरलिज्म जो द्विसदन होता है, जैसे हम लोग अभी देखते हैं ना कि पार्लियामेंट में क्या है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, तो वो भी कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया था, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। कब, 1990 एक्ट में। तो अभी हम लोग जो 2 सदन होता है उसको बाइकैमरलिज्म बोलते हैं, तो यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे डायरकी इंट्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पे, सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट में जो पीछे 1990 एक्ट में लाया गया था वो हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है, जो इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म था वो कितने स्टेट में था टोटल, तो 6/11, 6 स्टेट में इसको लागू किया गया था। कहाँ कहाँ पे, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, यूपी, असम, और एक स्टेट और था बिहार। तो 6 स्टेट में ये लागू किया गया था, क्या चीज़, बाइकैमरलिज्म। अभी भी कितना स्टेट में है, अभी भी शायद 6 स्टेट में ही लागू है, तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेपरेट इलेक्टोरेट फिर से दिया गया है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, SC ST वुमेन, वर्कर्स। तो डिप्रेस्ड क्लासेस, SC ST वुमेन और वर्कर्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट प्रोविजन है कि जो 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको एबॉलिश कर दिया गया था। कब, तो इसी एक्ट 1935 के। और नेक्स्ट है, जो वोटिंग राइट्स था वो क्या था, बताए थे कि कुछ लोगों को दिया गया था, तो उसी को एक्सटेंड किया गया था, कुछ और लोगों को बढ़ा दिया गया था, एक्सटेंड वोटिंग राइट्स। ठीक है, किसको दिया जाएगा, तो वेल्दी क्लास को, और जो हाईली एजुकेटेड लोग थे उनको। तो ये यहाँ पे याद रखने का प्रयास करेंगे। ये क्या दिखाता है, ये कि डेमोक्रेसी नहीं था, सबको वोटिंग पावर नहीं मिला था, तो यहाँ पे मेनली ये दिखाता है। और फिर यही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। नेक्स्ट इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग कि कुछ और पॉइंट है इसमें। एक तो है 8 पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि जो बर्मा, जो म्यांमार है करंट में, वो इंडिया से अलग होता है, इसी एक्ट के थ्रू अलग होता है। बर्मा जो है वो अलग होता है, इसी टाइम होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, उड़ीसा भी जो अलग स्टेट बनता है बंगाल से अलग होके, तो वो भी इसी एक्ट के टाइम पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट लास्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि लास्ट एक्ट होता है। इसके बाद कंट्री अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, और ये किसके बाद होता है, इंटरिम गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने के टाइम पे एक्ट पास होता है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि जो कंट्री का जो डिपेंडेंट थी वो ख़त्म हो जाएगा, अब कंट्री इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री कहलाएगी, मतलब अपना मैटर खुद देखेगी। डोमिनियन स्टेटस पहले था उसको ख़त्म करके ब्रिटिश कंट्रोल का हटा दिया गया। दूसरा पॉइंट कि 2 कंट्री बनाया गया, जैसा कि हम जानते हैं कि एक पाकिस्तान और एक इंडिया, तो ये भी इसी प्रोविज़न 1947 का एक्ट से ही बनाया गया था। तीसरा पॉइंट है, जो पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइसराय
उसको ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उस पोस्ट को भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है जो टाइटल था इम्पेरर या इम्प्रेस ऑफ इंडिया, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में जो भी प्रोविजंस पहले ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था वो सारा यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। तो इस इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से कोई वैसा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनता है। मेनली सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट है कौन सा एक्ट है तो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 एक्ट, 1990 एक्ट और 1909 एक्ट। इसके अलावा कुछ पॉइंट ऊपर जो हमने बताया उसके बारे में इंपॉर्टेंट, तो जो एवरी लाइन जो भी बताया गया सभी से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे इसको रिवीजन करेंगे बार बार, एक बार में सारा याद नहीं होगा। तो उस केस में क्या है कि हम लोग इसको बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार अगर वीडियो देखते हैं तो उससे हम लोग याद कर सकते हैं। और अभी इसके बाद इसका एक सीरीज आएगा जिसमें कि हम लोग सिर्फ PYQ डिस्कस करेंगे MCQ फॉर्म में, और उस टाइम पे हम लोग डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। तो इसको रिवाइज करेंगे बार बार और याद करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो संविधान सभा का विकास होता है उसका क्या बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इवोल्यूशन जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो शुरू हो जाता है 1928 के आसपास। क्यों ऐसा बोला गया है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो 19 जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था 1919 एक्ट में मॉन्टेस्क्यू चैम्बर रिफॉर्म, जिसके अंदर ये बताया गया था कि आफ्टर 10 ईयर्स एक काउंसिल भेजा जाएगा उसको क्या करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। तो उस टाइम पे साइमन कमीशन आती है 1927-28 में। तो उसके बाद जो नेहरू रिपोर्ट तैयार होता है कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन किस आधार पे होना चाहिए, क्या क्या हम लोग डिमांड कर रहे हैं, वो एक नेहरू रिपोर्ट। और ये याद रखना है कि ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये उनके पिताजी का था नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो अब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है। इसके बाद 1934 में आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दिया जाता है, किसके द्वारा, MN रॉय के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का किसने दिया था, तो MN रॉय के द्वारा दिया गया था। इसी आधार पे फिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 1935 एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से अपना डिमांड रखती है क्या, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए। तो इसके बाद क्या होता है कि अब ब्रिटिश को तो बार बार इसका रिपोर्ट मिल रहा था कि इंडियन में डिमांड है ये चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए, लेकिन वो इसको इग्नोर कर रहे थे। लेकिन आफ्टर 1940 के टाइम पे क्या होता है कि उससे जस्ट पहले वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे ब्रिटिश एक साइड रहती है, ठीक है, तो वो इंडियंस का सपोर्ट चाहती है, तो इसलिए सोचती है कि कुछ ना कुछ इनको ऑफर करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद ब्रिटिश ने इंडियंस के सपोर्ट में क्या बोलती है कि प्रॉमिस करती है, प्रॉमिस्ड कि हम लोग आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे आफ्टर द वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार होने के बाद आपको हम डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। व्हाट इज डोमिनियन स्टेटस, तो डोमिनियन स्टेटस होता ये है कि रूल करेंगे इंडियंस, सेल्फ गवर्न बाय इंडियंस, बट नेम किसका होगा, नेम होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा, कि रूल करेंगे गवर्नमेंट क्या करेगी, सेल्फ गवर्नड बाय इंडियंस, इंडियन गवर्नमेंट करेंगे, लेकिन वो नाम किसका होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो इस तरह से हम लोग यही चीज़ नेहरू रिपोर्ट के बाद 1930 में हम लोग का डिमांड था कि डोमिनियन स्टेटस दो, वरना फिर हम लोग आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस करते हैं, जो कि हम हिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड बस हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 1940 में अगस्त ऑफर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था कि अगर वर्ल्ड वार 2 के बाद डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा अगर आप लोग सपोर्ट करते हो। तो इसके बाद फिर क्रिप्स प्रपोजल आता है, इसमें भी सेम प्रोविजन रहता है कि इंडियंस सपोर्ट करेंगे, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, उसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा जिसके थ्रू आप न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना पाएंगे। तो ये प्रोविजन किसके अंदर था, 1942 क्रिप्स प्रपोजल में। सिमिलरली फिर शिमला कॉन्फ्रेंस होता है, उसके बाद लास्ट 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान बनता है आफ्टर वर्ल्ड वार 2। तो अब कैबिनेट मिशन प्लान क्या था इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में ये बताया जाता है कि इसके अंदर उद्देश्य ये था कि टू फाइंड सॉल्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक इन इंडिया एंड ट्रांसफर पावर पीसफुली। किस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडियंस के बीच में। तो उसमें जो भी लोग यहाँ पार्टिसिपेंट थे, जो भी सीट्स थी, उनके बारे में यहाँ पे डिटेल डिस्कस किया गया। तो उस टाइम पूरे इंडिया का
टोटल सीट कितना था 389, जिसमें से कुछ मेंबर नॉमिनेटेड थे, कुछ मेंबर इलेक्टेड आते थे। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स में कितना मेंबर है 93 मेंबर्स, और इलेक्टेड मेंबर्स में कितने हैं 296 मेंबर्स। क्या मतलब हुआ इसका कि यानी कि पार्शियली नॉमिनेटेड पार्शियली इलेक्टेड। अगर पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन प्लान में जो सीट्स थी उसमें कुछ मेंबर नॉमिनेटेड भी थे और कुछ इलेक्टेड भी थे। अब जो 296 सीट्स हैं इलेक्टेड मेंबर्स का, उसमें 296 जो सीट्स हैं उसमें दो प्रोविजंस थे, दो प्रांत था। एक था कि रूल, अब जो 93 मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स वो जनरली प्रिंसली स्टेट्स होते थे, रियासत वगैरह जो राजा राजवाड़ा वगैरह थे उनका यहाँ पे राज चलता था। बाकी जो 296 सीट्स हैं उसमें 11 गवर्नर प्रोविंस थे जहाँ पे गवर्नर का रूल होता था, और 4 जो है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस का द्वारा रूल किया जाता था। तो अभी 296 सीट्स में से हम लोग ये देखते हैं कि 11 गवर्नर प्रोविंस है और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया था। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्शन कराया जाता है 296 सीट्स में। 296 सीट्स में क्या होता है, इलेक्शन कब होता है, ये जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। तो मेजोरिटी किसका आता है, आईएनसी का। कितना सीट्स जीतती है ये 208 सीट्स। मुस्लिम लीग कितने सीट जीतती है 73 सीट्स। और इंडिपेंडेंट होते हैं कितने, इंडिपेंडेंट कितने मेंबर्स होते हैं तो 15 मेंबर्स। तो इस तरह से क्या होता है कि टोटल 296 सीट्स पे यहाँ पे इलेक्शन होता है, ठीक है। 296 पे इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। अब यहाँ पे टोटल मेंबर्स कितने थे 389 मेंबर्स। 389 मेंबर्स में ऐसा प्रावधान था कि आफ्टर माउंटबेटन प्लान जो लाया गया था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग बनने का बात हुआ। यहाँ पे ये क्यों बनने का बात हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग ने क्या देखा कि हमारा यहाँ पे मेजोरिटी नहीं है, तो हम लोग का कंट्रोल किसके द्वारा हाथ में जाएगा, तो आईएनसी मतलब कांग्रेस के हाथ में, जो कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और वेरियस अदर लोग यहाँ पे रोल कर रहे थे। तो अब यहाँ पे मुस्लिम लीग ने अलग होने का फैसला किया, और इसके बाद जो पार्टीशन होता है उस टाइम के बाद इंडियंस में यहाँ पे कितना मेंबर्स बच जाता है 299 सीट्स। क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि 90 सीट्स जो है वो कहाँ चली जाती है, तो पाकिस्तान में चल जाता है। कितना 90 सीट्स। बाकी जो 299 सीट्स हैं इसमें से 229 वो प्रोविंस के लिए होता है, जिसमें कि अलग अलग गवर्नर रूल करते हैं, और 70 जो है वो प्रिंसली स्टेट। तो याद रखना है कि आफ्टर जो 389 में पार्टीशन के बाद कितना मेंबर्स थे 299 मेंबर्स, प्रोविंस में 229 और प्रिंसली स्टेट्स में 70 आफ्टर पार्टीशन। जबकि यहाँ पे शुरू में क्या था कि 389 में से 93 नॉमिनेटेड मेंबर थे और इलेक्टेड मेंबर 296 थे। तो यहाँ पे हमें ये यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट बनता है कब, याद रखना है कि 2 सितंबर 1946 जो इलेक्शन होता है उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनता है। कब तक के लिए, जब तक कि इंडिया को आज़ादी नहीं मिलता है। तो उसमें हम लोग कब तक 15 अगस्त 1947 तक इंटरिम गवर्नमेंट बनता है। इसमें इंडिपेंडेंस होता है और पार्टीशन होता है। इसमें प्रेसिडेंट बनते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, कौन, तो याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्काउंट वेवेल। कब तक ये, फरवरी 1947। और सेकंड प्रेसिडेंट जो माउंटबेटन प्लान बोला जाता है तो वो फरवरी 1947 से यहाँ पे आगे रहते हैं। तो इंटरिम गवर्नमेंट का ये फॉर्मेशन और ड्यूरेशन याद रखना है। बाकी प्रेसिडेंट कौन थे, सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये हो गया। नेक्स्ट है, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946 विथ ए टास्क ऑफ असिस्टिंग द ट्रांजिशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू इंडिपेंडेंस। मतलब 2 सितंबर 1946 के बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है वो कब तक के लिए बनेगी, जब तक इंडिया को आज़ादी मिलता है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अब गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल कर रही थी। अब है क्या कि इंटरिम गवर्नमेंट में मेंबर्स कुछ थे जो कि अलग अलग सबका रोल था। तो इसमें से अभी हमने डिस्कस किया क्या, जो वेवेल थे वो इसका क्या थे, प्रेसिडेंट थे फर्स्ट लॉर्ड माउंटबेटन, सेकंड इसके बाद सर क्लाउडे ऑचनेल ये कमांडर इन चीफ थे, जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशन का, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये होम अफेयर और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग
का हेड थे। राजेंद्र प्रसाद को एग्रीकल्चर एंड फूड दिया गया था, और कॉमर्स का ये इब्राहिम इस्माइल चौधरीगार। नेक्स्ट है डिफेंस का, ये पूछा जाता है बालदेव सिंह का। और फिर फाइनेंस इंट्री गवर्नमेंट किसके, तो लियाकत अली खान। एजुकेशन और आर्ट्स ये सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है हेल्थ, गजनफर अली खान। जगजीवन राम को लेबर मिनिस्ट्री दिया जाता है, और लॉ का जोगेंद्र नाथ मंडल, और रेलवे और ट्रांसपोर्ट असफ अली। तो ये यहाँ पे याद रखेंगे कि जो भी प्रोविजंस यहाँ पे था उसके अंदर मेंबर्स जो इंट्रीम गवर्नमेंट जो 1946 से उनका पोर्टफोलियो क्या रहेगा उसका अलग अलग मिनिस्ट्री का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। इसको याद करने का प्रयास करेंगे, राइट डाउन करके एक बार दो बार रिवाइज करेंगे तो यहाँ पे याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछता है, जैसे फाइनेंस का हो गया, डिफेंस का हो गया, एजुकेशन का हो गया, एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद का था, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखेंगे। अब है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का संरचना कैसे होता है, कंपोजिशन क्या था, कैसे बनता है वो, तो देखते हैं। सबसे पहला मीटिंग जो है वो कब होता है, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 इस टाइम पे मुस्लिम लीग बॉयकॉट करती है मीटिंग को और बोलती है कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए। नेक्स्ट है, तो फिर इसमें कितने मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो 211 मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो जो ओल्डेस्ट मेंबर हैं डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वो होते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि ओल्डेस्ट मेंबर यानी कि टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट कौन थे, तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। उसका परमानेंट मेंबर कौन बनाया जाता है प्रेसिडेंट उसका, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंपोजिशन में प्रेसिडेंट। और उसके बाद 2 वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एस.सी. मुखर्जी और दूसरा है वी.टी. कृष्णमचारी। एक है एस.सी. मुखर्जी, एक है वी.टी. कृष्णमचारी। याद रखना है दोनों कि ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट थे, राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, और टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट जो शुरू में बनाया गया था वो 9 दिसंबर को वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया था, तो 10 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। तो ये हो गया। तो यहाँ पे असेंबली को प्रेसिडेंट मिल गया और 2 वाइस प्रेसिडेंट हो गया। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इसके बाद क्या होता है क्या कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रस्ताव हो जाता है तो उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया जाता है, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्यों लाया जाता है ये, तो एक्चुअली में जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है यही बाद में क्या होता है प्रियम्बल का रूप लेता है। प्रियम्बल में क्या है, तो जो भी कंट्री का जो मेन पॉइंट है कि कंट्री में सॉवरेनिटी होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, रिपब्लिक है, जस्टिस, तो फ्रेटर्निटी, तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स मेंशन इन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें ये पॉइंट मेजर है जिसके तहत ही कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। तो वो कब लाया जाता है, तो 13 दिसंबर 1946, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है कि 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया जाता है, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें वही बताया कि फंडामेंटल फिलॉसफी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर दिया गया था, और इसमें इंडिपेंडेंट, सॉवरेन और रिपब्लिक के बारे में बात किया गया था, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को मार्गदर्शन करने के लिए बोला गया था, किसमें, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। तो इसमें मेनली पूछता है डेट और किसके द्वारा लाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो अब इसकी यहाँ पे की टेक अवेज क्या है, तो सबसे पहला तो फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946, सचिदानंद सिन्हा उसके टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे। तो उसके बाद फिर फर्स्ट स्टेप ये था किसके द्वारा, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, और इसमें डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन रहेगा, इंक्लूसिवनेस और रीजन वाइज कम्युनिटीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का फाउंडेशन रखा गया था। तो यहीं से फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो जाता है। अब है क्या कि इसमें अलग अलग कमेटी बनाया गया था कि किस कमेटी को कौन हेड करेगा। तो इसमें सबसे पहला कुछ लोग थे जिसका कि 2-3 कमेटी के हेड थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी, संचालन कमेटी का रूल ऑफ प्रोसीजर और फाइनेंस यहाँ पे रहेगा। तो स्टीयरिंग कमेटी का हो गए, रूल ऑफ प्रोसीजर, और तीसरा फाइनेंस एंड स्टाफ। 3 जो मेंबर हेड थे राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जो संघ संविधान है उसका हेड करेंगे, दूसरा यूनियन पावर जो संघ शक्ति है, और तीसरा स्टेट कमेटी, मतलब 3 है, यूनियन और स्टेट के बारे में जब भी बात होगा तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के बारे में डिस्कस होगा। नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन का लीड किए थे, और दूसरा एडवाइजरी कमेटी का कंट्रोल था। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसको कौन लीड करते हैं, तो डॉक्टर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये यहाँ पे याद रखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। उसके बाद और भी मेंबर्स थे यहाँ पे, जेपी कृपलानी कमेटी, तो ये कब, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी और माइनॉरिटी सब कमेटी, एस.सी. मुखर्जी, तो ये सब थे। नेक्स्ट है इसमें, तो इसके बाद क्या था, माइनर कमेटी, मतलब यहाँ से 8 मेजर कमेटी था और टोटल 13 माइनर कमेटी है। तो 13 माइनर कमेटी में क्या है, तो वही है, इसमें देख लेंगे क्रीडेंशियल कमेटी, हाउस कमेटी पट्टारवी सीतारमैया, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो इसमें से कुछ 2-4 नाम पूछता है, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कमेटी का फंक्शन कौन, तो जी.वी. महाबलंकर, ठीक है। एडहॉक कमेटी सुप्रीम कोर्ट का एस. बरदाचारी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रेस गैलरी कमेटी। तो इस तरह से यहाँ पे 13 माइनर कमेटी था और 8 मेजर कमेटी था, ये यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे इम्पोर्टेंट जो कमेटी था वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो प्रारूप कैसे तैयार होगा उसके बारे में था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमें यहाँ पे याद रखना है कि 29 अगस्त 1947 को फॉर्मेशन किया गया ड्राफ्ट कमेटी का। जो चेयरमैन कौन थे इसके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कब, 29 अगस्त को। उसके बाद जो फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश किया गया वो कब किया गया, 21 फरवरी 1948। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अराउंड 6 मंथ यहाँ पे लगता है इसको तैयार करने में। तो फर्स्ट ड्राफ्ट कब किया गया, पब्लिश कब किया गया, 21 फरवरी। उसके बाद ड्राफ्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था असेंबली में भीमराव अंबेडकर के द्वारा वो 4 नवंबर को, यानी कि जो बीच में जो 8 मंथ का गैप है इसमें टाइम दिया गया था किसको, आम लोगों को, आम पब्लिक को, कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें, उनका क्या मनसा है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस होना चाहिए, तो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे 8 मंथ अराउंड दिया गया था। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो बन के तैयार होता है, जो अडॉप्ट किया जाता है वो कब है, 26 नवंबर 1949 को। मतलब 1949 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। और कैम इनटू फोर्स, कब ये फोर्स में आता है, तो 26 जनवरी 1950, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स है, सबसे पहला 29 अगस्त याद रखना है। उसके बाद ये तो अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर, इसी के नाम पे हम लोग 26 नवंबर जो इसी के नाम पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल दिवस ही मनाते हैं, संविधान दिवस ही मनाते हैं। क्या, संविधान दिवस कब, 26 नवंबर को, और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी जो मेंबर्स थे उसके बारे में थोड़ा बताया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है कि कौन से मेंबर इसमें इंक्लूड नहीं थे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो चेयरमैन थे, इसके अलावा एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्णमचारी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर जो है वो लेटर रिप्लेस्ड बाय एन माधवन राव, बाद में एन माधवन राव के द्वारा रिप्लेस किया गया। उसका डी.पी. खेतान रिप्लेस्ड आफ्टर डेथ बाय टी.टी. कृष्णमचारी, तो डेथ हो जाता है इसलिए यहाँ पे रिप्लेस किया जाता है, तो यहाँ पे याद रखना है। तो इस तरह से ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप क्या होगा, उसमें मेंबर्स कितने थे, कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स थे, वो हमने यहाँ पे देखा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना वो कितने समय में बना, 2 years 11 month एंड 18 days। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इतने दिन तक लगातार जो कमिटीज़ थी वर्क करती रही, तो आंसर है नहीं। यानी कि इतना समय लगा बनने में, लेकिन कितने सेशन टोटल हुए, 11 सेशन, और ये 11 सेशन में कितने डेज थे अराउंड, तो 165 डेज, यानी कि 165 डेज ही अराउंड लगा। लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन बता रहा है कि 2 साल 11 महीना और 18 दिन टोटल बनने में तैयार हुआ। कितना एक्सपेंडिचर हुआ था इसमें, तो अराउंड 64 लाख एक्सपेंडिचर हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और क्या क्या प्रोविजंस है, तो 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स थे और टोटल 8 शेड्यूल थे। ये मेनली इम्पोर्टेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है उसके बाद का यहाँ पे बात हो किया जा रहा है। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि ये अभी समय टू समय क्या होता है, ये चेंज होते जाता है। और अभी अगर बारे में बात करें कि अभी कितना शेड्यूल है और कितना पार्ट्स है, तो इसके बारे में अराउंड अभी 450 आर्टिकल्स प्लस में हो गए हैं, 25 पार्ट्स हैं
अमेंडमेंट होके, और टोटल शेड्यूल कितना है, तो 12 शेड्यूल है। तो ये यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट है और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कॉमनवेल्थ में हम लोग मेंबरशिप ज्वाइन किए थे, इंडिया मेंबरशिप ली थी कब, तो ये भी इम्पोर्टेंट डेट है, मई 1949 को। तो कॉमनवेल्थ जो ब्रिटिश का था उसमें इंडिया का रेटिफाई किया गया कब, मई 1949 को। नेक्स्ट है नेशनल फ्लैग को हम लोग कब अडॉप्ट किए थे, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट कब किए गए थे, तो 22 जुलाई 1947, यानी कि आज़ादी के पहले हम लोग नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर चुके थे। नेक्स्ट है जो नेशनल एंथम है हमारा, नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन, किसके द्वारा लिखा गया था ये, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। तो ये कब अडॉप्ट किया गया, और एक और है नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग कौन है, वंदे मातरम, इसको किसने लिखा था, चटर्जी के द्वारा, क्या था, बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखना है इसको, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया था। तो इसको कब अडॉप्ट किया गया था, तो याद रखना है इसका 24 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी से थोड़ा पहले, ये हो गया। नेक्स्ट और है इसमें कि जो प्रेसिडेंट जो फर्स्ट बनाए गए थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, उनका भी कब इलेक्ट किया गया, तो 24 जनवरी 1950, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोविजंस 26 नवंबर जो 1949 को अडॉप्ट किया गया था, कुछ आर्टिकल्स बल्कि बोलेंगे कि उसको लिया गया था ऑलरेडी पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट होने से पहले। जैसे हम क्या पढ़ते हैं कि 26 जनवरी को 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, और ये बन के तैयार होता है। तो 1949 के टाइम पे कुछ आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे जो कि इम्पोर्टेंट था। 5, 6, 7, 8, 9 किसके बारे में बात करता है, सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल एक है 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस तरह से और भी कुछ इंपॉर्टेंट है। तो वो कब लागू किया गया था, 1949 को ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। बाकी सारा प्रोविजंस 1950 को इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा कुछ पॉइंट अगर देखते हैं तो इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में, तो अगर पूछा जाएगा कि कैलीग्राफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैलीग्राफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा किया गया था, प्रेम बिहारी नारायण या नरेन रायजादा। तो ये याद रखना है। जो कैलीग्राफी है वो कौन सा स्टाइल में था, इटालिक स्टाइल, इटालिक स्टाइल में, किसके द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और अगर पूछा जाएगा क्या कि हिंदी वर्जन में किसने किया था, हिंदी वर्जन, तो हिंदी वर्जन में बसंत कृष्ण वैद्य। तो बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा हिंदी वर्जन में किया गया था कैलीग्राफी, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और याद रखते हैं कि इसको डेकोरेटेड और इल्यूमिनेटेड कौन किया था, डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड नंदलाल बोस, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि जो सिंबल है, सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था, तो याद रखेंगे इसको, एलिफेंट, क्या था, एलिफेंट। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ये भी बहुत बार पूछता है,
हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जिसको कि हम लोग कौन है, सर BN राव। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हो गया। और सेक्रेटरी कौन थे इसके, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का HBR अयंगर। तो ये यहाँ पे कुछ पॉइंट हो गया जो कि इम्पोर्टेंट है किसके लिए, तो एग्जाम में पर्सनली इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने क्या क्या डिस्कस किया, जो भी 1858 से 1947 के बीच में ब्रिटिश क्राउन एक्ट, कैबिनेट मिशन प्लान, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इवोल्यूशन इसका कैसे हुआ, उसका ड्राफ्ट कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से हम लोगों ने इन पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया। तो यहीं तक रख देते हैं आज। इसके बाद हम लोग फर्दर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे अलग MCQ में, और लेक्चर लाया जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। थैंक यू।